Assalamu alaikum ji. Acha, let's just wait for another 5 minutes and then inshallah I'll start. अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो please do reply in the chat box. अच्छा, जिनके माइक्स ऑन है काइंडली अगर आप अपने माइक्स ऑफ कर लें तो बाकी पार्टिसिपेंट्स को आवाज सुनने में कोई मुश्किल नहीं होगी. So if everybody can kindly mute their mics, please. Thank you.
एक मरतबा फिर रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज जिन पार्टिसिपेंट्स के माइक्स ऑन है काइंडली अगर वो ऑफ कर दें प्लीज। थैंक यू। Just a minute more and then inshallah I'll be starting. Again a request कि please mics अपने off कर दें. I'm getting a bit of static noise at my end, तो ऐसा ना हो कि फिर आप लोगों को मेरी बातें सुनने में मुश्किल हो फिर। Next year. अच्छा जी, I think this would be as good as time to start. अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम everyone. I hope you all are doing well, and due to some people forgetting or due to my lack of a reminder, ये webinar मैं दोबारा कर रहा हूँ, and partly because some people were interested in giving this exam and they missed out on it. So I thought it would be a bit more difficult कि मैं हर एक बंदे को individually guide करूँ for this exam. So mashallah, we almost again have about 22 participants. Last time we could almost 40 थे, so thank you all so much कि आप लोग ने इस वक्त time निकाला. अच्छा, today we are going to discuss this MOMS exam, and before I start, just एक बात आप लोगों से कर लूँ कि since this is from a free Zoom account, so maybe this meeting might get cut off at the 40-minute mark. So I'll just start, you just give me a minute or two to restart the meeting, and आप लोग इसी address पे इसी meeting ID password से फिर दोबारा join कर सकोगे इंशाल्लाह. ठीक है जी?
अच्छा चलिए लेट्स स्टार्ट। अच्छा कंटेंट्स क्या हैं प्रेजेंटेशन के टुडे? इस मॉम्स एग्जाम के रिलेटेड मैं आपको पहले थोड़ा एग्जाम के बारे में बताऊंगा, इसकी एलिजिबिलिटी कैसी हासिल करनी है आपने, व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स एंड द ब्लूप्रिंट, पेपर और क्लिनिकल सिनेरियो का पैटर्न क्या होता है, कुछ सैंपल क्वेश्चंस आपके सामने लाऊंगा, इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, एंड की टॉपिक्स क्या हैं बेस्ड ऑन द फीडबैक ऑफ people who have given and passed the exam. And excuse me, actually I'm the host, so I'll have to admit people over here as well. So chale. Acha, what are the potential costs involved? Result जब आता है कब आता है उसके बारे में कुछ बातें करेंगे। Benefit क्या है ये एग्जाम देने का? What does it not do for you? Basically मैं किसी कोई disadvantage की बात नहीं करूँगा, but कुछ लोगों की misconceptions है एग्जाम के बारे में, तो आई थॉट वो भी आपके साथ हम डिस्कस करके क्लियर कर लें। एंड ऑब्वियसली सिंस दिस इज नॉट एन ऑल एनकम्पसिंग प्रेजेंटेशन, तो इफ यू स्टिल रिक्वायर मोर डिटेल्स तो वो क्या रिसोर्स होगी जिसको आपने अप्रोच करना है। आई एम स्टिल गेटिंग अ बिट ऑफ स्टैटिक। I'll request the participants to mute their mics please. चलिए मैं यहाँ से कर लेता हूँ। चले अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा, what is basically MOMS? MOMS is a membership exam in oral and maxillofacial surgery of the Royal College of Surgeons of Edinburgh. This is what basically your abbreviation stands for. So this is the highest dental specialty qualification by assessment offered by the Royal College of Surgeons of Edinburgh. अब आप कहोगे कि भाई ये तो मेंबरशिप एग्जाम है, हाउ कैन इट बी द हाईएस्ट एग्जाम या हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो रॉयल कॉलेज ऑफर करती है? वेल, इससे हायर एक क्वालिफिकेशन है, बट दैट इज व्हिच इज कॉल्ड अ फेलोशिप या एफडीएस जिसे कहते हैं, एफडीएस आरसीएस उसका नाम है, बट वो बाय एग्जाम आपको नहीं मिलती। इट्स मोर ऑफ जिस तरह आप आपने सुना होगा किसी को ऑनरी पीएचडी मिल गई है या ऑनरी एफसीपीएस जो मिल जाता है, तो ये बेसिकली उनको दिया जाता है, या दोज पीपल जिन्होंने पहले से कोई कॉलेज की मेंबरशिप ली हो एंड वो अपना सीवी भेज देते हैं, ये उनको बेसिकली दिया जाता है एफडीएस। तो पीएमडीसी जो है आपकी ऑनरी क्वालिफिकेशंस बेसिकली रिकॉग्नाइज नहीं करती है, एंड टू माय नॉलेज उनको रजिस्टर भी नहीं करती है। तो मेंबरशिप एग्जाम जो है रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबरा का, दिस इज द मेंबरशिप लेवल जो इनका है, दैट इज देयर हाईएस्ट एग्जाम। एफडीएस वगैरह जो है ये वो आपको ऑनरी बेसिस पे देते हैं, उसका कोई एग्जाम नहीं होता। ठीक है, अच्छा ये एग्जाम बेसिकली व्हाट हु इज इट टारगेटिंग? इट इज बेसिकली फॉर दोज इंटरनेशनल कैंडिडेट्स हु आर नॉट मेडिकली क्वालिफाइड मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स। आपको पता होगा बाहर दुनिया में यूरोप, यूके, कनाडा वगैरह उन सब जगहों पे मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स जो हैं दे आर सपोज्ड टू बी ड्यूली क्वालिफाइड, बीडीएस भी होना चाहिए, एमबीबीएस भी होना चाहिए। तो ये बेसिकली एग्जाम है, दिस इज जस्ट फॉर डेंटल क्वालिफाइड या जस्ट दोज मैक्सिलोफेशियल सर्जन जिन्होंने सिर्फ बीडीएस किया हो। एंड आप दूसरा वर्ड इस लाइन में नोटिस करेंगे, मैंने कहा हुआ इट इज फॉर इंटरनेशनल कैंडिडेट्स। ये एग्जाम जो है ये यूके वाले खुद अपने कैंडिडेट्स के लिए नहीं होता है बेसिकली, ठीक है ना, ये एग्जाम इंग्लैंड में होता है। वो अगेन फिर जब वेन्यू आएगा उसमें बात करेंगे, बट दिस इज जस्ट बेसिकली फॉर इंटरनेशनल कैंडिडेट्स, दिस इज नॉट फॉर यूके बेस्ड पीपल बेसिकली। अच्छा, इसका स्टेटस क्या है? अभी तो मैंने आपको कह दिया कि भाई यूके में एग्जाम होता ही नहीं है, एंड दिस इज फॉर इंटरनेशनल कैंडिडेट्स। तो जीडीसी जो है, जनरल डेंटल काउंसिल जो है यूके की, उसके साथ इस एग्जाम का क्या स्टेटस है? वेल, मैंने उनको ईमेल किया था, एंड दिस इज फ्रॉम फियोना गिब जो उनकी एग्जाम कोऑर्डिनेटर है, एंड उन्होंने मुझे ये रिप्लाई दिया था कि भाई इसमें ये जो आपको रेड में हाईलाइटेड पोर्शन नजर आ रहा है कि MOMSRCS is not a registrable qualification with the GDC in the UK as it is not a recognized dental specialty.
Specialists in oral and maxillofacial surgery are both normally medically and dentally qualified. So if you are expecting कि इस एग्जाम के दे के you can practice in the UK या आप UK में स्पेशलिस्ट माने जाओगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि UK में maxillofacial surgery की जो रजिस्ट्रेशन होती है, that is basically not with the GDC, that is with the GMC, the General Medical Council. Why? Because again duly qualified वहाँ maxillofacial surgeons होते हैं, वो उन्होंने BDS भी किया होता है, उन्होंने MBBS भी किया होता है, तो बेसिकली फिर GMC के साथ उनकी रजिस्ट्रेशन होती है. तो GDC के साथ आप ये क्वालिफिकेशन रजिस्टर जो है इनके मुताबिक आप नहीं रजिस्टर करवा सकते. ठीक है, खैर GDC के साथ तो हमारा काम नहीं है. द मेन टॉकिंग पॉइंट है, द क्वेश्चन दैट पीपल यूजुअली आस्क मी इज कि भाई PMDC के साथ इसका क्या स्टेटस है. तो PMDC के साथ जो है ये एक लेटर था जो काफी WhatsApp में शेयर हुआ है, एंड आई एम ओनली शेयरिंग इट हियर बिकॉज this is the latest document that I can find about the status of this exam with the PMDC. And highlighted portion में आप देख लोगे कि इन्होंने लिखा हुआ है कि it has decided to register membership in oral and maxillofacial surgery 2018 from the Royal College of Surgeons of Edinburgh and placed it in level 3 in the field of oral and maxillofacial surgery. Previous webinar के बाद फिर मुझसे ये क्वेश्चन हुआ जाता कि sir what is level 3? तो PMDC ने बेसिकली आपकी जो क्वालिफिकेशंस हैं उनकी ग्रेडिंग की होती है. लेवल 1 जो होता है आपका, दैट इज योर अंडर ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन. BDS जो आपका है, दैट इज लेवल 1. लेवल 2 फिर आपके ये 1 या 2 ईयर प्रोग्राम्स होते हैं, लाइक योर MSc, योर MPhil, योर MPH, MCPS वगैरह, ये आपके लेवल 2 में आते हैं. लेवल 3 जो है ये आपका FCPS है, PhD है, MDS है. So this is level 3, and level 4 is फिर subspecialty specialization या आपका postdoc जो PhD के बाद होता है. तो level 4 obviously पाकिस्तान में तो जहाँ तक मेरी knowledge है अभी तक level 4 आया नहीं है कि भाई FCPS के बाद भी कोई 1 year 2 year training हो which you can do, and तो वो level 4 अभी तक नहीं है. level 3 is highest in the clinical sciences so far. तो अच्छा, तो मतलब ये जो मॉम्स एग्जाम है बेसिकली आपके FCPS के इक्विवेलेंट है बेसिकली. अच्छा सॉरी, इसमें एक बात मैं करना भूल गया. ये लेटर आपने देखा होगा, दिस इज डेटेड 23rd October 2018, which is around about end of October, end of 2018. तो अब उसके बाद जो है 2019 में, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर के PMDC 2-3 मरतबा ad hoc बेसिस पे चल रहा था, फिर बीच में एक मरतबा डिसॉल्व भी हो गया, PMC बन गया, अभी वापस PMDC बन गए. तो इस दौरान में आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनीबडी हु हैज अप्लाइड फॉर देयर रिकग्निशन या इक्विवेलेंस ऑफ देयर मॉम्स एग्जाम, एंड व्हाट लेवल डिड दे गेट, क्योंकि बीच में बार बार जो इनकी कमेटी होती है which decides it, it's called a standing regulation committee, तो बार बार चेंज हो रही थी. तो इस दौरान में आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनीवन जिन्होंने 2019 में उसमें इक्विवेलेंस के लिए अप्लाई किया हो, उनको एक्चुअली रिजल्ट भी मिला हो. सो ये वो है, मैंने खुद 2019 में पास किया था. आई वाज सपोज्ड टू हैव माय कॉन्वोकेशन इन जुलाई, ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस वो हुआ नहीं, बट मेरी इक्विवेलेंस जो है दैट इज नॉट अ कंसर्न बिकॉज आई ऑलरेडी हैव FCPS. बट फॉर पीपल हु पास MOMS एंड वो जो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो दैट इज उसके बारे में वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन लेटेस्ट देन लेट 2018. अच्छा, अब एलिजिबिलिटी के बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी कैसे मिलेगी. एलिजिबिलिटी के लिए इस तरह है कि first of all, you have to provide proof of a primary dental qualification which is acceptable to the Royal College of Surgeons of Edinburgh. As long as your जहाँ से आपने graduation की है, BDS किया हुआ है, as long as वो PMDC के साथ registered है, you should not have a problem with this. आपने सिर्फ basically अपनी डिग्री की स्कैन कॉपी इनको प्रोवाइड करनी होगी. इसके अलावा you have to provide evidence कि आपने at least 30 months training जो है कंप्लीट की हुई है, which comes to around about 2.5 years. ये 2.5 years आपने एटलीस्ट कंप्लीट किया हुआ है.
at the time कि you apply for your eligibility. इसमें इन्होंने एक तीसरा पोर्शन रखा हुआ है कि जिन लोगों ने मसलन ये 30 मंथ्स जिनके पूरे नहीं होते वो एक्सपीरियंस के बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर एलिजिबिलिटी, बिकॉज अ कपल ऑफ पीपल इससे हमारे अक्सर जो MCPS वाले कॉलीग्स हैं वो इससे थोड़े डिसहार्ट हो जाते हैं कि भाई 30 मंथ्स हमारे MCPS तो जस्ट 24 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग, तो वो 6 मंथ्स तो हमारे पास है ही नहीं, तो अब हम क्या करें। तो उनका फिर कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस हो जाता है, कहीं वो डेमोन्स्ट्रेटर लग जाते हैं या JR या SR लग जाते हैं, तो उस एक्सपीरियंस का प्रूफ भी अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो कॉलेज कैन कंसिडर योर केस एंड पोटेंशियली गिव यू एलिजिबिलिटी ऑन दैट। तो इस पे परेशान हो कि भाई आपके पास MCPS वालों के लिए स्पेशली या MSc वाले जो हैं कि भाई अब हम क्या करें, हमारे लिए तो हम तो एलिजिबिलिटी से नॉक आउट हो, यू कैन अप्लाई बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। अच्छा, एक और जगह पे फिर उन्होंने ये लिखा हुआ है कि कैंडिडेट जो है उसने एटलीस्ट 36 मंथ्स ऑफ फुल टाइम ट्रेनिंग कंप्लीट की, व्हिच कम्स अबाउट टू राउंड अबाउट आई थिंक दैट्स 3 years। तो FCPS वालों के तो वैसे भी कोई टेंशन नहीं है, हमारा तो वैसे भी 48 मंथ्स का प्रोग्राम होता है जिसमें अबाउट आई थिंक वी हैव आई थिंक 10 months ऑफ मैंडेटरी रोटेशंस एंड आई थिंक 2 months ऑफ वो क्या कहते हैं ऑप्शनल रोटेशंस, ऑर्थो प्रोस्थो वाली जो होती हैं। तो आप FCPS वालों के लिए कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो मिनिमम एट द टाइम जब आप अप्लाई करो तो 30 मंथ्स आपके पास होने चाहिए, बट ऑब्वियसली बाय द एंड कि आपने सब कुछ कंप्लीट किया हो तो वो 36 मंथ्स तक पूरा हो गया हो। इसमें एक और बात उन्होंने की है कि कॉलेज जो है बेसिकली, एंड दिस डज नॉट अप्लाई टू आई थिंक एनी CPSP ट्रेनिंग पोस्ट, क्योंकि FCPS की ट्रेनिंग तो हर जगह एक ही बॉडी से रिकग्नाइज है विच इज CPSP कराची। इस पॉइंट का ज्यादा आई थिंक कंसर्न MDS वालों के साथ है कि कॉलेज जो है बेसिकली इनका कॉलेज जो है वो कोई ट्रेनिंग पोस्ट या प्रोग्राम्स की इंस्पेक्शन नहीं करता कि भाई मसलन आपने लेट सपोज कि CD में खैबर कॉलेज डेंटिस्ट्री में MDS स्टार्ट हुआ है और आप प्रोस्पेक्टस में लिख लो कि भाई हम रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन से वो हुए हैं, हमारी इंस्पेक्शन हुई भी है और हमारे ट्रेनिंग्स जो हैं डायरेक्ट वो दे सकते हैं, MOMS एग्जाम दे सकते हैं। ये अभी पहले करते थे कॉलेज वाले, रॉयल कॉलेज वाले, अभी ये नहीं करते। तो इससे आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक मतलब किसी भी MDS या FCPS ट्रेनी ने अप्लाई किया हो, उसको एलिजिबिलिटी मिल गई हो, तो वो उसका रिकॉर्ड इनकी एग्जामिनेशन सेक्शन के साथ पड़ा होता है। सो दे कैन अप्लाई एंड कॉलेज ऑब्वियसली अपने रिकॉर्ड्स के थ्रू देखेगा कि भाई हाँ हमने पहले भी इसी प्रोग्राम के एक बंदे को एलिजिबिलिटी दी हुई थी, सो दैट शुडंट बी अ प्रॉब्लम, बस इसको भी एलिजिबिलिटी दे दो। अब एलिजिबिलिटी में एक बात है कि इट इज द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग पोर्शन ऑफ योर एग्जाम एप्लीकेशन, एंड द रीजन इज ये इनके डेंटल एग्जामिनेशन कन्वीनर है पीटर डर्निंग, उनका लेटर है कि भाई जो कमेटी बेसिकली आपकी एलिजिबिलिटी डिसाइड करती है वो सिर्फ साल में 2 या 3 मरतबा मिलती है, तो मतलब दे विल प्रोबब्ली मीट आफ्टर एवरी 4 or 6 months शायद। तो अगर आप एग्जाम से जस्ट अ फ्यू मंथ्स बिफोर ही एलिजिबिलिटी के लिए अप्लाई करोगे, हो सकता है वो एग्जाम अटेम्प्ट आपसे निकल ही जाए बिकॉज आपने एलिजिबिलिटी के लिए अप्लाई नहीं किया होता, एंड आप इनको फिर चाहे जितना भी ईमेल कर लें, जब तक कमेटी बैठेगी नहीं तो आपको एलिजिबिलिटी दे नहीं सकते। तो whenever you are planning to give the exam, let's suppose एग्जाम होता है नवंबर में, तो एटलीस्ट आपको उसी साल जनवरी से एलिजिबिलिटी के लिए अप्लाई कर लेना चाहिए, बिकॉज समटाइम्स इट टेक्स अप टू 3 months तो लग ही जाते हैं उसमें। तो एंड ये फिर आपके लिए वैसी एक टेंशन होगी बिकॉज जब तक आपके पास एलिजिबिलिटी नहीं है आप एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इफ यू कांट अप्लाई फॉर द एग्जाम यू कैन नॉट, आप बाकी जो अपना टिकट लेना है या अकोमोडेशन का बंदोबस्त करना है या प्रॉपरली पढ़ के बैठने का जो वो होता है जोन में आना, वो बंदा नहीं करता बिकॉज वो इतनी टेंशन होती है कि भाई यार मैं एग्जाम के लिए एलिजिबल हूँगा भी या नहीं हूँगा। तो प्लीज डू इट एज सून एज पॉसिबल, जितना आप कर सकते हैं उतना अच्छी बात होगी। तो जस्ट टू सम अप द एलिजिबिलिटी का जो प्रोसेस है, बेसिकली ये 2 ईमेल एड्रेसेस हैं जो मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड किए हुए हैं। एक है dental.exams@rcsed.ac.uk एंड दूसरा फियोना गिव का है, एग्जाम कोऑर्डिनेटर, जिनका ईमेल मैंने आपके साथ अर्लियर शेयर किया हुआ था।
ये 2 ईमेल्स हैं। मेरे एक दोस्त ने भी अप्लाई किया हुआ था फॉर एलिजिबिलिटी एंड ड्यू टू द करंट कोरोना सिचुएशन असल में रॉयल कॉलेज फिलहाल बंद है, बट ईमेल के थ्रू वो फिर भी दे गेट बैक टू यू, थोड़ा लेट जवाब दे देते हैं लेकिन दे डू गेट बैक टू यू कि आपके प्रोसेस हम स्टार्ट कर लेंगे या करेंगे, बट यू जस्ट नीड टू गिव अस अ बिट ऑफ टाइम, क्योंकि जो फिजिकल बिल्डिंग है रॉयल कॉलेज की वो बंद है एट दिस मोमेंट इन टाइम। तो डॉक्यूमेंट्स भेज दें। डॉक्यूमेंट्स भेजने में कुछ वो नहीं है बिकॉज अभी ड्यू टू कोरोना आपका एलिजिबिलिटी डिटर्मिनेशन माइट टेक इवन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। You have to send basically scanned copies of your originals, not attested copies of your photocopies. ठीक है, आपने basically excuse me, अच्छा, आपने भेजनी है बेसिकली BDS की डिग्री, उसकी स्कैन कॉपी भेजनी है। आपने अपने PMDC रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट भेजना है। ठीक है, अगर नजदीक दिनों में या विद इन ईयर एक्सपायर हो रहा है तो खैर है, दिस इज ऑप्शनल, ऐसी कोई वो नहीं है कि खामखा आपने भेजना है। हाउस जॉब का सर्टिफिकेट वो आपने भेजना है। आपका FCPS पार्ट 1 या MDS पार्ट 1 का अगर कोई पासिंग लेटर है वो अटैच कर दें। एंड ये डॉक्यूमेंट जो है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, आपका जो ट्रेनिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है इशूड बाय PGMI, वो PGMI है, या अगर आप PGMI के अंडर ट्रेनिंग नहीं करें तो आपका जो इंस्टीट्यूट है वो आपको ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देगा कि उसमें बाकायदा लिखा हो कि भाई आपने कितने महीने किस किस डिपार्टमेंट में गुजारे हुए हैं। लाइक सर्जरी में लेट्स सपोज 2 years थे, फिर आपकी ENT में रोटेशन थी, न्यूरोसर्जरी में रोटेशन थी, एनेस्थीसिया, जनरल सर्जरी, ऑर्थो, प्रोस्थो, यू गेट द पिक्चर। ठीक है, तो ये एक लेटर जो है ये आपने वो करवाना होगा ट्रेनिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का। एंड उसमें ऑब्वियसली इट गोज विदाउट सेइंग कि आपके वो 36 मंथ्स उसमें एटलीस्ट पूरे होने चाहिए आपके, या एट द टाइम जब आप एलिजिबिलिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एटलीस्ट 30 मंथ्स तो आपके पूरे हुए हों। अच्छा, इसके अलावा अगर आपका FCPS वालों को तो IMM होता है, आई एम नॉट अवेयर कि MDS वालों का कुछ इस तरह एग्जाम होता है नहीं, बट इफ यू हैव योर IMM सर्टिफिकेट वेल एंड गुड, वो भी भेज दें। इसके अलावा अलबत्ता इनके पास रिकॉर्ड होगा स्पेशली फॉर FCPS पीपल, लेकिन फिर भी एहतियातन जो आपका प्रोस्पेक्टस है या जो सिलेबस है आपका वो आपको भेजना पड़ेगा इनको, कि आपका प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या होता है इसमें, सिलेबस क्या है, क्या क्या कॉम्पिटेंसीज हैं आपकी। FCPS वालों के लिए तो कोई मसला नहीं है, ये आपकी लॉग में दिया होगा। MDS वालों के लिए आई डोंट नो, ये आपको आप लोगों को शायद ज्यादा अच्छा पता होगा। यहाँ सच पेशावर में देयर इज ओनली वन इंस्टीट्यूट ऑफरिंग MDS, और मुझे उनकी ज्यादा पता नहीं है कि उनके एग्जाम्स क्या होते हैं, उनका प्रोस्पेक्टस वगैरह क्या होता है। यू विल हैव टू सेंड देम अ स्कैन कॉपी ऑफ दैट। इसके अलावा द लास्ट थिंग, द स्क्रीनशॉट ऑफ योर E-log का जो होम पेज है जिसपे बेसिकली आपकी नंबर ऑफ एंट्रीज लिखी होती हैं कि भाई इतने केसेस किए हैं, इतने जर्नल क्लब था, इतने आर्टिकल्स पब्लिश किए हुए, दैट थिंग। तो ये अगर आप भेज दो तो बहुत अच्छी बात है। इफ यू कांट तो खैर है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट द रीजन आई एम स्ट्रेसिंग ऑन सो मेनी डॉक्यूमेंट्स इज बिकॉज समटाइम्स दे विल रिपीटेडली आस्क यू कि भाई अभी ये भेज दें, या कमिटी आपके उससे सेटिस्फाई नहीं हुई तो अभी आप ये भेज दें। एंड दिस आई हैव सीन दिस अप्लाइड टू पीपल जिन्होंने IMM उस वक्त शायद नहीं पास किया था एंड दे वर अटेम्प्टिंग टू गिव दिस एग्जाम, तो देन दे आस्क फॉर ऑल दीज अदर डिटेल्स। तो अगर आप स्टार्ट में भेज दें तो बस वो है कि आपका एलिजिबिलिटी का जो प्रोसेस है वो डिले नहीं होगा, बिकॉज आपने लेट्स सपोज डॉक्यूमेंट्स भेज दिए, यू आर वेटिंग फॉर 1 to 2 weeks, फिर आपके या महीने बाद आपके पीछे लेटर आता है कि भाई कमिटी वांट्स मोर प्रूफ ऑफ योर ट्रेनिंग एंड मोर डॉक्यूमेंटेशन अबाउट योर ट्रेनिंग, तो फिर आप डॉक्यूमेंट्स वो करोगे, भेजोगे, अगेन यू विल बी वेटिंग अनदर मंथ। तो इट्स बेस्ट कि यू जस्ट सेंड ऑल ऑफ दिस इन वन गो, ताकि आप कम से कम वो हो जाओ, बेगम हो जाओ इनसे। ठीक है, तो just for people who have joined right now, we are talking about the eligibility process for this exam, and ये इन डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपीज जो हैं ऑफ द ओरिजिनल्स, ठीक है, ये आपने इन दो ऊपर जो ईमेल एड्रेसेस मैंने दिए हुए हैं उनको आपने
ईमेल करनी होंगी. And since again because the college is closed at the moment, या वैसे भी ये थोड़ा लेट रिप्लाई करते हैं, इनको प्लीज एक वीक या 2 वीक्स के बाद एक रिमाइंडर के लिए ईमेल भेज दिया करें, ताकि कॉरेस्पॉन्डेंस आपकी वो चलती रहे एंड दे रिमेंबर. समटाइम्स उनसे चीजें जो हैं वो रह जाती हैं फॉर सम रीजन. समटाइम्स कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा अप्लाई कर लेते हैं, तो ऐसा ना हो कि आपका जो केस है वो पेंडिंग पड़ जाए. तो अगर 1 वीक 2 वीक्स में आपको कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा तो प्लीज डू सेंड देम एन ईमेल. अच्छा, लर्निंग आउटकम्स और ब्लूप्रिंट, मतलब हम जरा थोड़ी सिलेबस के ऊपर बात कर लेते हैं. सिलेबस जो है आपका, आई वोंट बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ इट. मैं सिर्फ उन चीजों को जरा ज्यादा हाईलाइट करूंगा जो मेरे हिसाब से FCPS या जो हमारे लोकल प्रोग्राम्स हैं उसमें उतनी हाईलाइट नहीं है. तो आई विल जस्ट बी टॉकिंग अ बिट मोर अबाउट देम. ये एक डॉक्यूमेंट है जो आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी. लिंक मैं एंड में शेयर कर दूंगा इसके बारे में. इसमें आप देखोगे कि इन्होंने साइड पे जो है लेफ्ट साइड पे इन्होंने आपसे वो कॉम्पिटेंसीज या कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं और उसके साथ ये EDAWCS ये हेडिंग्स दी हुई हैं. तो इसकी जरा मैं थोड़ी एक्सप्लेनेशन कर दूं आपको. E बेसिकली स्टैंड्स फॉर एसेंशियल, कि यू नीड टू नो दिस एब्सोल्युटली, ये आपको खामखा पता होना चाहिए. इफ यू डोंट नो दिस यू कैन प्रॉब्ली फेल बिकॉज ऑफ दिस. D stands for desirous or desirable and A is advantageous. मतलब अगर ये पता ना हो तो आप फेल नहीं होंगे, लेकिन अगर पता हो तो obviously that will help push your score overall to the maximum जितना इनका है. W stands for written, मतलब ये component probably आपसे शायद written paper में पूछा जाएगा. and CS जो है that stands for clinical scenario, मतलब ये आपसे probably जो आपका practical होगा उसमें ये चीज जो है वो पूछी जाएगी. तो लाइक आई सेड, मैं सारे सिलेबस को यहाँ डिस्कस नहीं करने वाला. ये ज्यादातर आपके जो IMM और पार्ट 2 का सिलेबस है उससे काफी मिलता जुलता है. तो आई जस्ट फोकस ऑन द थिंग्स दैट आई फील आर जिनकी तैयारी आपकी FCPS के निस्बत जरा डिफरेंट होती है. तो इसमें द फर्स्ट थिंग इज जो आप नोट करोगे कि मैंने हाईलाइट की, दैट इज द रेगुलेशंस रिलेटिंग टू द यूज ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन. एंड आप नोट करोगे कि ये इन्होंने एसेंशियल में मार्क किया हुआ है. तो ये बेसिकली दिस इज अबाउट अ 60 पेज डॉक्यूमेंट. एंड मैंने भी जब डाउनलोड की मैंने कहा यार ये क्या है, ये अब कौन याद करेगा. तो आई थिंक इन्होंने अलबत्ता एसेंशियल में डाला हुआ है, बट एनीबडी हु आई आस्क्ड अबाउट दिस दे सेड ये कभी हमसे पूछा नहीं गया. तो ये यूरोपियन गाइडलाइंस हैं फॉर द यूज ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन. बेसिकली वही कि आपने you have to advise an X-ray जो आपको probably maximum benefit दे and least amount of radiation दे for a given case. मतलब आप में से जिन्होंने FCPS पार्ट 2 का पेपर दिया होगा, जब भी कोई इन्वेस्टिगेशंस या उसका वो आता है क्वेश्चन आता है, तो कुछ लोग अक्सर इस तरह जवाब दे देते हैं कि भाई वो पहले प्लेन एक्सरे से स्टार्ट हो जाते हैं, देन दे गिव स्पेशलाइज्ड एक्सरेज. तो ऑब्वियसली आप ये सारे तो पेशेंट को नहीं एडवाइस करोगे ना. यू विल एडवाइज द वन व्हिच विल गिव यू द मोस्ट अमाउंट ऑफ डायग्नोस्टिक यील्ड. तो दैट विल बी जस्ट वन. लाइक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि एक पेशेंट है जिसको ट्रॉमा हुआ है मिड फेज को. तो उस पेशेंट के लिए अगर मैं क्वेश्चन लेट सपोज हो कि भी आप investigations बताओ रेडियोलॉजिकल, तो आई एम श्योर मेनी ऑफ अस इंक्लूडिंग माई सेल्फ वुड प्रॉब्ली स्टार्ट विद कि भाई मैं OPG भी करूंगा, मैं पेरिपेकल्स भी करूंगा कि डेंटल स्टेटस पता चले, मैं OM व्यू भी एडवाइस करूंगा, एंड मैं सबमेंट वर्टेक्स व्यू भी एडवाइस करूंगा, और एनीथिंग एल्स दैट आई कैन लैटरल ऑब्लिक है या ट्रू लैटरल है वो भी वो करूंगा. फिर मैं CT भी करूंगा, CBCT भी करूंगा. तो obviously आप ये पांचों एक्सरेज तो नहीं बैन करो. You know that the gold standard X-ray for evaluating mid-phase trauma is CT, thin slice. तो आप बस सिर्फ वो बताओगे basically. तो खैर, अच्छा, इसके अलावा another thing is this chapter which is undertake minor surgery with respect to orthodontic oral surgery interface. तो इसमें जो आपकी है मैनेजमेंट ऑफ canines वगैरह हो गई है. तो ये खुद एक चैप्टर है in the new ward booth, and I'll probably be stressing a lot on ward booth. इसके लिए मैं फिर आपको बाद में वजह बताता हूँ.
And another thing I'll be stressing on is planning for orthognathic surgery. अब मुझे जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ऑर्थोग्नाथिक सर्जरी कभी लॉन्ग केस या उसमें नहीं आई है हमारे आपके पार्ट 2 या उसके बारे में, बट मॉम्स के एग्जाम में दिस इज यूजुअली एक स्टेशन खामखा होता है रिगार्डिंग हाउ टू प्लान फॉर ऑर्थोग्नाथिक सर्जरी. तो एंड ये नहीं कि बस आपको प्रोसीजर्स पता हो कि क्या क्या प्रोसीजर्स करने, वहाँ वो आपको बाकायदा एक लैटरल सर्फ मसला दे देंगे, उसके ऊपर ये नहीं कि आपको सर्फ ड्रॉ या कुछ करना होगा. यू विल हैव टू उसके ऊपर वैल्यूज पहले से उन्होंने दी होंगी. यू विल हैव टू डायग्नोज के सर्फ में पेशेंट का मसला क्या है, फेशियल हाइट इंक्रीज है, डिक्रीज है, ओवर बाइट है, ओवर जेट है, क्या मसला है इसमें, एंड उसके अकॉर्डिंगली आपने एक ट्रीटमेंट प्लान बताना होगा पेशेंट का. तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू प्रैक्टिस ऑन. अगर आपके सेंटर्स में नहीं है ऑर्थोग्नाथिक सर्जरी इतनी अच्छी, तो आई विल एडवाइज यू कि कभी इसकी कोई वर्कशॉप हो रही हो, स्पेशली डॉक्टर दान असलम की. I myself took one because जिस वक्त मेरी ट्रेनिंग हो रही थी उस वक्त हमारे सेंटर में ऑर्थोग्नाथिक के केसेस आई थिंक हार्डली 1 या 2 ही हुए थे, एंड आई फेल्ट कि ये मेरा काफी वीक टॉपिक है. तो अगर आप लोगों को याद हो तो पिंडी में जो हमारी एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें डॉक्टर अदनान असलम थे एंड डॉक्टर मुदस्सिर थे, देयर वर अ कपल ऑफ अदर इंटरनेशनल स्पीकर्स भी उसमें थे. तो उन्होंने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन की थी एंड दैट क्लियर अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स फॉर मी रिगार्डिंग दैट. तो अगर कोई इस तरह वर्कशॉप आपको नजर आए या कोई सेमिनार या कुछ हो रहा हो गिवन आजकल के हालात, तो प्लीज डू अटेंड इट बिकॉज ऑर्थोग्नाथिक्स रिलेटेड डेफिनेटली एक स्टेशन यू कैन एक्सपेक्ट इन दिस एग्जाम. अच्छा, मूविंग ऑन. ये मैंने तकरीबन सारा पोर्शन हाईलाइट किए हुए. दिस इज, आप अगर इसको वैसी सरसरी आप रीड कर लो तो यू विल फाइंड दिस मोर अबाउट ओरल मेडिसिन, and oral medicine plays quite a big part in your exam. So I don't know about you guys, हमारा तो यहाँ ट्रेंड होता था कि बस हम oral medicine वाला जो पोर्शन होता था वो बस हम नेवल या oral pathology की ही किसी किताब से पढ़ लेते थे, बट इसकी अपनी किताब आपको पढ़नी होगी oral medicine की for this exam. So I'll discuss that when it comes to the books and everything, but you should know कि आपने oral medicine पे काफी focus करना है for this exam. Secondly, उनको osteomyelitis, bisphosphonate related या medication related osteonecrosis of the jaws, osteoradionecrosis, ये बहुत पसंद है. This has been a recurring station and a recurring question in your written paper. So please do, इन topics को भी आपने काफी अच्छी तरह तैयार करना है. इसके अलावा एक और चीज which I felt is quite important, अलबत्ता इन्होंने उसको E या D में नहीं डाला बल्कि एडवांटेजेस में डाला है, but this actually was, ये अभी रिसेंटली जो मॉम्स एग्जाम हुआ था उसमें बाकायदा एक स्टेशन आया था पूरा, an investigation, diagnosis and management of a metastatic deposit in the mandible. तो इसके ऊपर आपको प्रॉब्ली शायद आर्टिकल मिल जाएगा. आई थिंक दैट विल कवर होपफुली मोस्ट ऑफ इट, कि कोई प्राइमरी बोन की मैलिग्नेंसी है या कोई डिस्टेंट मेट आया हुआ है आपके मैंडिबल में या मैक्सिला में, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे, उसकी मैनेजमेंट कैसे करोगे. तो दिस इज समथिंग क्वाइट इम्पोर्टेंट. Salivary glands, again, similar example to the oral medicine one which I gave पीछे, कि हमारा ज्यादा फोकस अगेन ओरल पैथोलॉजी के एस्पेक्ट से होता है, नॉट फ्रॉम एन ओरल मेडिसिन एस्पेक्ट. एंड दिस इज वन ऑफ देयर कोर आई वुड से टॉपिक्स के salivary glands उनको काफी पसंद है फ्रॉम अ सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज एन ओरल मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू. सो आई वुड एडवाइज यू कि इसको भी खामखा प्रिपेयर करें. सेकंड एक और जो वो है, दैट इज द differentiation between odontogenic and non-odontogenic pain, and again this is more of an oral medicine topic. So this is इसमें आप देख सकोगे कि न्यूरैल्जिया जो है वो तो I'm sure most of you know how to manage and treat, लेकिन जो बाकी चीजें हैं इसमें हम ज्यादा वो नहीं होते, एटलीस्ट speaking from personal experience, के ये हमारी ज्यादा strong नहीं होती because ये ज्यादा oral medicine के topics हैं. एंड ना हमारी एज सच ओरल मेडिसिन में कोई रोटेशन होती है एफसीपीएस वालों की. तो दिस इज मोर
more or less something we just study from oral pathology की किताबें, and वही बात कि हम oral medicine के aspect से नहीं पढ़ते, and you will see that this is a desirable competency, so this is something you need to prepare very well as well. And अच्छा, clinical skills, clinical assessment skills जो है, I won't be talking about that, और मेरी आपको advice भी यही होगी कि इसके ऊपर separately दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है आपको, because I'm sure most of you are either at IMM level पे हैं या IMM पास किया होगा, आप अभी part 2 का पेपर या तो दे चुके हैं या दे रहे हैं, तो clinical assessment skills की आपकी practice हो चुकी है. And the second thing is कि क्योंकि वहाँ ऐसा कोई पेशेंट होता नहीं है, ना कोई लाइव पेशेंट होता है एग्जाम में, ना कोई सिमुलेटेड पेशेंट होता है, तो you don't need to focus too much on practicing your clinical assessment skills कि भाई अच्छा वो ग्रीड करना है, इन्फॉर्म वो इंट्रोडक्शन देना है, कंसेंट करना है, वो टाइप चीजें नहीं होती इस एग्जाम में. तो I will not be touching the clinical assessment portion too much. What I will focus on कि एक चीज इसमें है जो I feel कि हमारे उसमें इतनी ज्यादा फोकस नहीं होती, and that is the use of sedation, conscious sedation, and general anesthesia तो फिर भी कवर हो जाता है, लेकिन sedation पे हम ज्यादा बातें नहीं करते. तो sedation जो है वो भी उनको इस रिगार्ड्स में काफी पसंद है. Personally speaking, मुझे जितनी बुक्स में याद है इतना मुझे कोई ज्यादा अच्छी कोई किताब मैं इसके लिए नहीं रिकमेंड कर सकता अदर देन एट द जनरल लेवल, एंड दैट इज मास्टर डेंटिस्ट्री की बुक है. उसमें भी ओरल सर्जरी, ओरल रेडियोलॉजी वो वाली जो वॉल्यूम है उसमें सेडेशन जो है वो डिस्कस हुई हुई है, एंड दैट इज अ वेरी गुड बुक. उसमें उन्होंने बड़ा सिंप्लीफाई करके वो किया हुआ है, इतना इजीली उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आई एम प्रीटी श्योर के उसको पढ़ के प्रॉब्ली 1-2 दिन बाद शायद आप खुद भी क्लिनिक में सेडेशन के केसेस जो हैं वो आप कर पाएंगे. So sedation इस पे मैं थोड़ा वो कर लूँगा. So that's about it. तो ये आपका syllabus है. Now let's talk a bit about the structure of the exam. Exam जो है, this is basically mostly held once a year. दुबई में होता है in October में या November में it's usually held. But sometimes अगर candidates ज़्यादा होंगे तो they might hold it twice a year. So the second time that they hold it, that's usually in May. And May वाली जो attempt होती है उसकी location जो है वो ज़रा variable होती है. It can be in usually जो मैंने attempt दी थी that was May वाली, वो Cairo में हुई थी. And इसके अलावा आप हो सकता है number of candidates के ऊपर depend करता है, लेकिन usually जो May वाली attempt होती है वो सिर्फ single center होती है. जो नवंबर वाली अटेम्प्ट होती है which they hold regularly वो आपकी होती है दुबई में. दुबई हो गया, इंडिया में हो गया, and sometimes in Bangkok, sometimes in Bangkok. लेकिन इंडिया और दुबई जो हैं ये आपकी यूजुअली वो होते हैं, रेगुलर सेंटर्स होते हैं for the exam. तो it's a continuous 4-day exam. ये हमारे FCPS वाले की तरह नहीं है कि भैया आप पहले रिटन पेपर दोगे, अगर पास हो गया तो then you will go for the practical. Continuous 4 दिन एग्जाम है. इसमें जो आपका पहला दिन होता है वो रिटन पेपर का होता है, एंड डेज 2, 3 and 4 जो हैं वो आपके क्लिनिकल सिनारियोज वाले होते हैं. अच्छा, रिटन पेपर जो है इसके ऊपर मैं ज्यादा अच्छा आपको गाइड नहीं कर पाऊंगा. द रीजन बीइंग के जो अटेम्प्ट मैंने दी थी वो लास्ट अटेम्प्ट थी जिसमें इन्होंने 20 SAQs बेसिकली रखे हुए थे. वी हैड टू सॉल्व दैट इन 3 hours. अभी उसके बाद उन्होंने पैटर्न जो है वो चेंज कर दी है. अभी आपके जो हैं 2 पेपर्स होंगे ऑफ 90 MCQs. तो मतलब 180 MCQs बेसिकली यू विल हैव टू सॉल्व in 4 hours. तो ये इन्होंने 2 पेपर्स में डिवाइड किया हुआ है, बीच में आधे घंटे की ब्रेक है. तो जो क्वेश्चंस आपके होते हैं, अगेन आई हैव नॉट फेस्ड दोस क्वेश्चंस, लेकिन जो मुझे बाकी लोगों से फीडबैक मिला है वो ये कि मोस्ट ऑफ देम आर क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड, जिस तरह आपके शायद IMM लेवल में होते होंगे. देयर आर वेरी फ्यू क्वेश्चंस जो वो डायरेक्ट C1 लेवल पे होते हैं. लाइक ये नहीं होता कि वैल्यूज वाले कोई डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम होंगे जो शायद आपसे पूछ लेंगे, या इस तरह 1 लाइन वाले क्वेश्चंस
होंगे वो शायद आपसे इस तरह का कुछ नहीं, इस तरह के बहुत ज्यादा कम क्वेश्चंस होंगे। देयर प्रॉब्ली भी इस तरह 3-4 लाइंस या 5 लाइंस का सिनेरियो होगा और उसमें से आपको एक सिंगल बेस्ट ऑप्शन जो है वो चूज करनी होगी आपको। तो दैट्स अबाउट द रिटन पेपर। अच्छा, फिर जो डेज 2, 3 और 4 हैं तो उसमें आपके जो हैं क्लिनिकल सिनेरियोज होंगे। वो एक टोटल 4 आवर का क्लिनिकल एग्जाम है, बट ये एक्चुअली 3 डेज में डिवाइड होता है। वो ये इस तरह करते हैं कि आपके 8 क्लिनिकल सिनेरियोज होते हैं, तो वो इन्होंने 3 डेज में डिवाइड किए होते हैं। आपके पहले दिन पे 3 क्लिनिकल सिनेरियोज होते हैं, फिर डे 2 पे भी 3 क्लिनिकल सिनेरियोज होते हैं, एंड लास्ट डे पे 2 क्लिनिकल सिनेरियोज होते हैं आपके। तो इसमें इस तरह होता है कि आप लोगों का एक बैच बना देंगे। वो अगर मसलन ज्यादा लोग हैं तो मे बी 2 या 3 बैचेस होंगे आप लोगों के। दे विल टेक 1 बैच ऑफ यू और आपको वहाँ एग्जाम सेंटर की तरफ ले जाएंगे। तो वहाँ आप सबके लिए उन्होंने क्यूबिकल्स रखे होंगे। वहाँ आपको आपके सामने वहाँ जो है कोई पिक्चर होगी, क्लिनिकल पिक्चर हो सकती है, एक्सरे भी हो सकता है, कोई लैब इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है, सेफ की ट्रेसिंग हो सकती है, और उसके साथ कुछ उन्होंने बैकग्राउंड दिया होगा, उस पेशेंट का सिनेरियो कुछ दिया होगा आपको। तो वो आपको कह देंगे भाई बस यहाँ बैठ जाओ। तो दे विल गिव यू 15 मिनट्स टू गो थ्रू दैट सिनेरियो। एक्सरे को एनालाइज करो, लैब इन्वेस्टिगेशन है, क्लिनिकल पिक्चर है, उसको एनालाइज करो, और एंड में उन्होंने लिखा होगा बी प्रिपेयर टू डिस्कस द डायग्नोसिस और मैनेजमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 15 मिनट इज अ लॉट ऑफ टाइम, एंड ये नहीं कि बस वो आपको शीट दे देंगे उसकी। यू गेट अ पेपर एंड पेन, एंड उसके रिलेटेड जो आपको फाइंडिंग्स हैं वो आप अपने साथ लिख सकते हो। यू कैन इवन टेक दैट विद यू जब वो आपको एग्जामिनर के पास लेके जाएंगे। तो 15 मिनट्स इज क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम इन दैट रिगार्ड। आप आराम से अपना केस जो है वो कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। लेट मी सी, I'll request everyone के questions end में कर लें। उस वक्त उसमें एक्चुअली जरा डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मेरी फ्लो जरा डिस्टर्ब हो जाती है, बिकॉज आई थिंक मे बी आप लोगों को शायद आवाज नहीं आ रही है फॉर सम रीजन। तो प्लीज कीप योर क्वेश्चंस फॉर इन द एंड, चैट बॉक्स में करते हैं या व्हाटएवर, दैट इज अप टू यू। तो एंड में विल डिस्कस देम इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, तो 15 मिनट जब आपके हो जाते हैं तो देन दिल आपको वो फिर एग्जामिनर्स के पास ले जाएंगे। there will be 2 examiners जो आपको वो कर रहे होंगे, जज कर रहे होंगे, एंड उनके साथ आप 15 मिनट के लिए बैठे होंगे। तो हो सकता है कि एक एग्जामिनर सारे 15 मिनट ले ले, या हो सकता है वो आप इस तरह 10 मिनट्स 5 मिनट्स आपस में डिवाइड कर लें। दैट्स अप टू देम रियली, बट यू कैन टेक दैट शीट ऑफ पेपर विद यू जिसपे आपने वो सारे फाइंडिंग्स वगैरह जो हैं वो अपने साथ लिखी होंगी आपने। सो यू कैन टेक दैट विद यू। Once your 15 minutes are up, तो आपका जो बैच था वो आपको एक और जगह पे ले जाएंगे, एंड यू विल बी क्वारंटीन्ड ओवर देयर विद योर बैच, ताकि आप बाकी लोगों के साथ मिक्स ना हो। द रीजन बीइंग के ये जो केसेस हैं ये हर बंदे के यही केसेस होते हैं, ठीक है ना। ये हमारे FCPS की तरह नहीं होता कि मेरा शॉर्ट केस आपके शॉर्ट केस से डिफरेंट हो गया, हो सकता है आपका शॉर्ट केस कल को मेरा लॉन्ग केस हो, या इस तरह के टाइप की चीज। इस तरह कुछ नहीं है। Everybody will have identical cases, and they will not be different for each and every person. तो इसलिए just to avoid के हम आपको कोई कुछ बता दे कि भाई अंदर केसेस क्या हैं, या आप किसी को बता दो, तो just to prevent all that वो आपको क्वारंटीन कर देंगे। एंड जब तक सारे बैचेस का वो केस ना हुआ हो तो यू विल बी सिटिंग इन क्वारंटीन। तो you can take your books with you, क्योंकि अक्सर जब तक बैचेस खत्म होते हैं तो it takes half an hour और even sometimes more than that, हो सकता है आप घंटे तक वहाँ बैठे होगे। तो you can study for your next case till that time, और college is also very gracious enough कि आपको वहाँ खाने पीने का सामान वहाँ प्रोवाइड भी कर देते हैं। if you want to have anything to drink, कुछ चाय कॉफी आपको चाहिए, कुछ खाने का वो चाहिए, वो आपको वहाँ प्रोवाइड जो है वो कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो है वो रूटीन होता है।
अच्छा, अब इससे तो आपको अंदाजा हो गया कि प्रॉब्ली एक दिन में 3 क्लिनिकल सिनेरियोज होना, दिस इज गोइंग टू बी क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग, एंड यू राइट इन अज्यूमिंग दैट, बिकॉज हमें जब बुलाते थे वी यूज्ड टू गो देयर एट अराउंड 9 AM, और वापस बाय द टाइम वी वर फ्री तो इस तरह 4:30 5 o'clock हो जाते थे. So it takes quite a lot of time. It is an exhausting exam. I will not kid you about that. तो इसमें ये होता है कि हर एक स्टेशन पे आपका मैक्सिमम स्कोर जो है वो 5 है, एंड पासिंग स्कोर जो है वो आपका 3 है. ये भी अभी इन्होंने चेंज किया हुआ है. जो मैंने अटेम्प्ट दी थी उसका मैक्सिमम स्कोर 4 था एंड पासिंग वाज ऑन 2.75. तो मतलब ऑलमोस्ट यू हैव टू स्कोर अबाउट 60% टू पास. अच्छा, तो अभी कोई सैम्पल क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं. The type of MCQs that you can encounter in your exam, ये एक वो है कि a patient is examined who has sustained trauma to the mandible. During the examination, the patient is detected to have an open bite posteriorly on the right side, and the mandibular dental midline is displaced to the left. So what type of mandibular fracture is the patient most likely to have? So this is one type of scenario which you can come across, but the feedback that I got was case scenarios इससे लंबे भी हो सकते हैं. So you should be more prepared to answer conceptual type questions instead of maybe simple रट्टा वाले questions. उस तरह type के जो हैं वो probably नहीं आएंगे. तो obviously इस case में the correct answer is A. अच्छा, what sort of a clinical scenario can you come across? इसमें ये भी रॉयल कॉलेज ने एक एग्जांपल यहाँ अपलोड की हुई है कि a 28-year-old man sustained a blow to his lower jaw while playing sports 2 days ago. He now feels his teeth don't quite meet together properly. He initially thought this was just due to bruising and would settle, but it has not. Medical history वो आपको दे देंगे, भाई patient asthmatic है, drugs seretide or Ventolin ले रहा है, family history में mother has had a bad reaction with general anesthetic. सोशल हिस्ट्री भी आपको बता रहे कि भाई एक स्मोकर है, अल्कोहल भी पीता है, ऑक्यूपेशन उसकी सोलिसिटर है. एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में माइनर एब्रेशंस हैं चिन पे, मिड फेशियल एसिमेट्री है, डेविएशन ऑन ओपनिंग एंड क्लोजिंग है. इंट्रोरल एग्जाम में ओरल हाइजीन इज फेयर, माइल्ड क्राउडिंग है, अपर आर्च में सिवियर क्राउडिंग इन द लोअर राइट प्रीमोलर एरिया, नो रेस्टोरेशंस, क्लास 1 occlusion, posterior open bite on the right side. DPT radiograph was obtained, which is just their way of saying OPG. They call it a digital pantomogram. तो इस तरह का एक पेपर आपको वहाँ क्यूबिकल में मिलेगा जिसपे ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी होगी, और उस तरह उसके साथ ये एक एक्सरे आपको दिया होगा. तो इन दिस केस यू कैन क्वाइट क्लियरली सी के लेफ्ट सबपेंडाइलर फ्रैक्चर हुआ है पेशेंट को. तो क्वेश्चन वो इसी तरह स्टार्ट करेंगे यूजुअली कि भाई गिव द एग्जामिनर्स अ कंसाइज समरी ऑफ द प्रेजेंटिंग पेशेंट. केस में आपको क्या क्या फाइंडिंग्स मिली. ऑब्वियसली सिनेरियो जो है वो तो आप बता ही दोगे, लेकिन आपने बेसिकली एक्सरे को भी शायद हो सकता है वो भी आपसे पूछेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है ये आपसे पूछेंगे भाई इस हिस्ट्री में रेलेवेंट फीचर्स आपको क्या मिले हैं, ठीक है, और व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस. उसके बाद वो हिस्ट्री में आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि हिस्ट्री से और कुछ आपको पता लगाना चाहेंगे या आपके ख्याल में और क्या इंजरीज जो हैं वो पेशेंट को हो सकती हैं, एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. तो ये हिस्ट्री के बारे में फिर हो सकता है वो आपसे एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कि इस पेशेंट को आप एग्जामिन किस तरह करोगे, कि टीथ की इंजरीज हैं उसको कैसे एग्जामिन करोगे, और अगर एक सेकंड मैंडिबुलर फ्रैक्चर से सस्पेक्ट कर रहे हो तो where is it likely कि वो आपको मिलेगा और कैसे पता लगाओगे उसका. फिर वो आपके पास वो ओपीजी के ऊपर क्वेश्चंस वो कर लेंगे, भाई अच्छा रेडियोग्राफिक फीचर्स बताएं इस पेशेंट के, इस व्यू की क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं फॉर फेशियल फ्रैक्चर्स. फिर कॉम्पिटेंस क्वेश्चन ये होगा कि भाई अच्छा इसके अलावा आप क्या एक्सरेज एडवाइस करोगे फॉर दिस पेशेंट एंड उनके क्या फवायद. तो अगेन रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, इतना वो जाते वो नहीं है. फिर आपसे ट्रीटमेंट में जाएंगे कि भाई अच्छा आप इस पेशेंट को कैसे फिर ट्रीट करोगे, क्या मेन ऑप्शंस हैं फॉर दिस पेशेंट. ऑब्वियसली क्लोज्ड हैं और ओपन ट्रीटमेंट है, एंड व्हाट आर द की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईच ऑफ दीज मोडालिटीज. अच्छा, क्वेश्चन 6 जो है, एंड ये मैं आपको उनकी जो
एग्जाम कन्वीनर थे हमारे मेरी वाली अटेम्प्ट में, उनकी मुंह की बात बता रहा हूँ कि दे विल नॉट बी आस्किंग यू एविडेंस इन अबाउट एविडेंस के बारे में आपसे नहीं पूछेंगे इन द एग्जाम कि भाई आप लेट्स सपोज फेवर कर रहे हो कि इस पेशेंट में मैं ओपन ट्रीटमेंट फेवर करूंगा, तो आपसे ये नहीं पूछेंगे भाई व्हाट इज द एविडेंस, किस आर्टिकल को आप कोट कर रहे हो, कौन सा मेटा एनालिसिस है ये, कोई कॉकरेन रिव्यू है, क्या आप कोट कर रहे हो कि यू आर बैकिंग जस्ट टू बैक योर स्टेटमेंट। तो वो कह रहे हैं कि भाई ये हमने डाला है इसमें, लेकिन वी डोंट आस्क इट बिकॉज अगेन दिस इज नॉट अ फेलोशिप लेवल एग्जाम, या हम आप पे क्या कहते हैं दिस इज अ मेंबरशिप लेवल एग्जाम, तो हम एविडेंस तक नहीं जाएंगे। तो अब टिल अगर क्वेश्चन 5 यानी ट्रीटमेंट तक यू कैन आंसर अस, तो दैट इज फाइन। एविडेंस यूजुअली इज नॉट आस्क्ड in the paper or in the clinical scenarios. तो आई थिंक फ्रॉम दिस क्लिनिकल सिनारियो आपको इतना अंदाजा हो जाएगा कि इट इज जो आपसे पूछना होती है कॉम्प्रिहेंसिव है, बट वो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जरा इट्स रिलेटिवली सुपरफिशियल, लेकिन पूछते तकरीबन हर चीज है। देखिए इसमें उन्होंने आपसे कुछ चीज पूछी, छोड़ी नहीं है, डायग्नोसिस आपसे पूछी है, हिस्ट्री में आपसे क्वेश्चन पूछे, एग्जामिनेशन में आपसे पूछे, इमेजिंग आपसे पूछी, ट्रीटमेंट आपसे पूछी, एंड दे ट्राई टू डू ऑल दिस विद इन 15 minutes with you. Acha, now let's come to the I think the reason why most of you probably wanted to attend this webinar is किसके लिए prepare किस तरह करें। तो preparation जो है like I said earlier और prospective से भी आपको अंदाजा हो गया वो FCPS MDS की तरह काफी similar है। The major डिफरेंस आई फाउंड इज के ये लोग ओरल मेडिसिन पे काफी फोकस करते हैं, एंड आई विल ट्राई कि मैं आपको बुक्स वाइज भी ये बताऊं कि भैया आपने फिर ओरल मेडिसिन के लिए कौन सी बुक पढ़नी है वगैरह। अच्छा, टेक्निक्स एंड स्टेप्स ये आपसे यूजुअली एग्जाम में नहीं पूछा जाता, दे माइट ओनली आस्क यू दिस अगर वो आपको मैक्सिमम मार्क्स देना चाहें फॉर दिस एग्जाम। तो if you are concerned कि भाई अच्छा इतनी डिटेल में जाना है या नहीं जाना, I would suggest कि probably आप ना ही जाएं तो ज्यादा बेहतर है, because obviously जितना आप extensive पढ़ाई करोगे तो उतनी ही extensive revision करना फिर is a lot more difficult. So I would advise you कि where you can skip the details तो try to skip them। आपको pattern से I think समझ आ गया होगा कि वो आपसे justification, advantages, disadvantages उस तक जाएंगे और बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे कि भाई अच्छा फ्लैट लोगे, कौन सा फ्लैट लोगे, क्या और क्या लैंडमार्क्स हैं, कितना कफ का कितना प्रेशर होना चाहिए, इतना डिटेल में वो नहीं जाते, दे डोंट गो टू दैट डिटेल। एंड finally the best recommendation I can give you on how to prepare for this exam is कि अलबत्ता आप हो तो इंटरनेशनल ग्रेजुएट, बट आपसे वो आंसर ऐसे एक्सपेक्ट करेंगे एज इफ यू आर प्रैक्टिसिंग इन द यूके। तो इसकी एक एग्जांपल मैं इस तरह दे देता हूँ कि आप लेट्स सपोज क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर के जो ऑप्शंस हैं, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो देम, काफी फ्लैप्स हैं व्हिच यू कैन यूटिलाइज, फर्लो है, वॉन लैंगनबैक है, बारडाक्स है। तो यूके में जो है समरलैंड रिपेयर जो है दैट इज यूजुअली डन, वो ज्यादा कॉमन है। तो ये आपको पता कैसे लगेगा कि भाई यूके में क्या कॉमनली हुआ जाता है, तो I'll answer that in the books वाला session कि books आपने क्या पढ़नी है, क्योंकि because you have to answer like a UK based surgeon और वो आपसे यही expect करेंगे। ये FCPS में जैसे एग्जाम में होता है ना कि आप ये justification दे सकते हैं कि सर हमारे सेंटर में तो इस तरह होता है, ये आपसे that will not fly or that will not be satisfactory to the examiners over there। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको इस तरह दे देता हूँ कि मेरा एक स्टेशन था ऑन आईलिड लैसरेशन हुई थी, अपर आईलिड लैसरेशन हुई थी पेशेंट की। तो ही सेड भाई इसको किस तरह मैनेज करोगे? आई सेड सर मैं वो ATLS बाकी देख लूंगा पेशेंट का, एंड अदरवाइज मैं कंसल्टेशन लूंगा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के साथ, एंड प्रॉब्ली आई विल रेफर इट टू एन ऑर्बिटल सर्जन और एन ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन। तो द एग्जामिनर स्माइल्ड एंड ही सेड के भाई in this case you are the orbital surgeon, you are the oculoplastic surgeon, तो आपने ही करना है, तो how will you do it? ठीक है, तो वहाँ probably जो आपके ये चीज अगर मुझसे CPS उसमें पूछी जाती शायद मेरा जवाब ठीक होता, क्योंकि मैं वहाँ
ऐसे यूके एग्जामिनर्स को जवाब दे रहा हूँ, तो अब मुझे उनके जिस तरह उनकी कंट्री में वो हुआ जा रहा है, काम हो जा रहा है, मुझे उस तरह जवाब देना होगा उनको, ठीक है ना। तो कमिंग टू दैट, इसके लिए मैं बुक्स क्या सजेस्ट करूंगा, अगेन सिंस यू आर गिविंग अ यूके का एग्जाम, आई वुड एडवाइज यू टू स्टडी द बुक्स जो इंग्लिश ऑथर्स ने लिखी हो, नॉट अमेरिकन, इंग्लिश। तो इसमें आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी हैव दिस, इफ यू डोंट, आई वुड एडवाइज यू टू बाय मैक्सिलोफेशियल सर्जरी थर्ड एडिशन, जिसको नई वॉर्डबूथ के नाम से भी जाना जाता है। तो दिस इज बेसिकली ये आपकी वो कोर बुक होगी फॉर द सर्जरी रिलेटेड टॉपिक्स। इसके अलावा लाइक आई सेड, ओरल मेडिसिन पे उनका बहुत ज्यादा फोकस है, तो ये किताब है बाय क्रिस्टिन स्कली, इट्स कॉल्ड ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल मेडिसिन, द बेसिस ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, थर्ड एडिशन है ये इसकी। एंड this is a wonderful book, and I'm not just saying it for this exam, even generally we for your clinical practice आप क्या करो, क्योंकि आप surgeon हो, you will come across cases of oral medicine, you definitely should read this book। ये आप oral medicine जितनी at least from personal experience मैं कह रहा हूँ, जितनी हम neglect करते हैं उतनी ये हमारी आंखें खोल देगी कि भाई बाकी oral medicine में बहुत चीजें हैं which we don't know, and this is a huge part of their exam as well। In fact, अभी जो recent November में attempt हुई थी last year, उसमें a lot of candidates told me कि oral medicine से काफी portion आया हुआ था in the MCQs, and similarly जो मेरा written paper था उसमें भी 20 questions में से I think I'm not remembering correctly, लेकिन I think at least 4 or 5 questions were from oral medicine, so that's about 25% of your paper। तो oral medicine जो है वो आपकी काफी अच्छी होनी चाहिए। And lastly, the book that I'll recommend is Laskin। ये तो I'm sure quite a few of you will already have it, study guide जो इनकी है। तो the way I'll recommend कि आप इसके लिए पढ़ो is कि first of all you study Laskin, almost सारी करनी है आपने except the last chapter on cosmetic surgery। उसमें भी अगर आप botox fillers कर लें तो I think that is more than enough। Laskin एक मरतबा पढ़ के you have to do Wardbooth and Scully। तो Laskin अगर आपके पास पहले से है तो फिर तो खैर कुछ नहीं हो सकता, बट इफ यू डोंट हैव इट, सॉफ्ट कॉपी अगर इसकी है आपके पास, आई एडवाइज यू टू प्रिंट इट इन अ वे कि एक पेज पे आपका टेक्स्ट हो और दूसरा पेज आपका ब्लैंक हो। The reason being कि I want you to leave this extra page for the extra stuff जो आपको Wardbooth और Scully में से मिलेगा, वो आप इसमें लिख लोगे, ठीक है। सो व्हेन यू आर रिवाइजिंग, आपको Wardbooth दोबारा से नहीं पढ़नी होगी, आपको Scully दोबारा से नहीं पढ़नी होगी, यू जस्ट हैव टू स्टडी Laskin। एंड तो ये एक बुक होगी बस, ये यू विल हैव टू गो थ्रू दिस। एंड अगेन जैसे मैंने आपको पहले कहा, क्लिनिकल सिनेरियो के दौरान आपको बीच में आप क्वारंटीन होते हो फॉर एन आवर और मोर, तो दैट इज अ लॉट ऑफ टाइम टू सिट एंड स्टडी, तो यू कैन टेक बुक्स विद यू। तो एक बुक आप ले जा सकते हो, 3 किताबें ले जाना बहुत मुश्किल होगा, इट जस्ट बी वेरी टायरिंग फॉर यू। So just take Laskin with you with the extra points that you noted from Wardbooth and Scully। तो आपके लिए रिविजन जो है वो काफी easy हो जाएगी। So these are 3 books that you should get and you have to prepare them। इसके अलावा एक और book है which I personally did not study। Let me say that from the start। ये जब मैं वहाँ एग्जाम देने गया तो एक मेरे साथ एक इजिप्शियन कैंडिडेट था, ही सेंट इट टू मी एंड ही सेड कि भाई ये किताब वैसे देख लो, इसमें केसेस हैं विद कमेंट्री, एंड द रीजन आई एम गिविंग यू दिस बुक इज बिकॉज ऑब्वियसली ये इंग्लिश ऑथर्स नहीं लिखी, यू कैन सी इट्स पब्लिश्ड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। तो दिस बुक विल टेल यू कि भाई यूके वाले फॉर डिफरेंट केसेस वो कैसे ट्रीट करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि यू हैव टू आंसर लाइक अ सर्जन हु इज प्रैक्टिसिंग इन द यूके, यू हैव टू आंसर देम इन द सेम मैनर। तो ये बुक उसने मुझे सेंड की। तो obviously this was just a day, one day I think before my clinical scenarios were to take place। मैंने खोली, इसमें एक टॉपिक था एंटीरियर ओपन बाइट का। तो
मैंने कहा यार चलो, मैंने तो ऑर्थोग्नाथिक के प्रोसीजर्स पढ़े हुए एंड वो वर्कशॉप भी थी, लेकिन एज सच किसी केस पे अप्लाई नहीं किया था, तो आई थॉट चलो आई हैव अ लुक एट योर ओपन बाइट। मैंने पढ़ी एंड किस्मत का ये कहना हुआ कि नेक्स्ट डे जो मेरा क्लिनिकल सिनेरियो था, मेरा फर्स्ट स्टेशन वाज अ केस ऑफ एंटीरियर ओपन बाइट। तो उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, तो उस बंदे को अभी भी एंड उस वक्त भी एंड अभी तक मैं खूब दुआएं देता हूँ कि तुम्हारी वजह से मेरे स्टेशन निकल गया, विच आई न्यू फॉर श्योर कि ये मेरा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आई फेल्ट आउट सर्जरी मेरी जो है वो वीक है। तो यू बेशक आपको पूरी किताब अगर ना भी पढ़ें, लेकिन ऐसे टॉपिक्स विच यू फील आपके थोड़े वीक हो, या इफ यू हैव टाइम टू डू गो थ्रू दिस बुक, ये आपको यूके सर्जन्स की पर्सपेक्टिव जो है वो उससे आप वो हो जाएंगे, यू विल गेट टू नो दैट एंड लाइक उसी तरह फिर आप आंसर भी इनको दे सकते होंगे। अच्छा, की टॉपिक्स तो मैंने पहले भी उसमें सिलेबस में थोड़े आपको हाईलाइट कर दिए थे, बट आई गॉट अनदर लिस्ट फ्रॉम अ कपल ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव गिवन द एग्जाम, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ट्रॉमा में दे लव जाइगोमा, दे लव द ऑर्बिट, दे लव द मैंडिबुलर कंडाइल। तो ये 3 टॉपिक्स आपके बहुत ज्यादा अच्छे प्रिपेयर्ड होने चाहिए। बेनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर्स में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा, मेलानोमा, केराटोसिस्ट, अमीलोब्लास्टोमा, सेंट्रल जॉइंट सेल ग्रैनुलोमा, दीज आर ब्रेड एंड बटर पैथोलॉजीज फॉर क्लिन। तो ये आपके बहुत ज्यादा अच्छे प्रिपेयर्ड होने चाहिए। ईएमजे एंकाइलोसिस अलबत्ता वहाँ रेयर है, लेकिन स्टिल मेरे एग्जाम में भी एक स्टेशन आया था एंड कपल ऑफ कैंडिडेट्स जो मुझसे पहले जिन्होंने एग्जाम दिया था वो दे आल्सो सेड कि भी एंकाइलोसिस आती है उसमें। Infections में they love Ludwig's, MRSA and medication related osteonecrosis, they love that. तो ये 3 टॉपिक्स भी आपको बहुत ज्यादा अच्छे आने चाहिए। ओरल मेडिसिन करनी को तो ऑलमोस्ट सारी है, लेकिन इसमें स्लाइवरी ग्लैंड्स, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स एंड वाइट लीजन्स, इस पे यू हैव टू फोकस अ लॉट ऑन। वी इनके अगेन बहुत फेवरेट टॉपिक्स हैं। Orthognatic surgery, I think I've already focused on a lot. And reconstruction में they will not ask you how to raise this flap. वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि options बताओ and क्यों ये flap लोगे, advantages, disadvantages, like I said earlier. So they will not ask you specifically कि भाई ये flap raise करके बताओ. Techniques and steps, they don't go for that. अच्छा, क्लिनिकल सिनेरियोज में कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, एंड दैट इज हिस्ट्री टेकिंग में, स्पेशली फॉर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा पेशेंट, यूनिट ऑफ अल्कोहल क्या होता है इस एंड इसको आप कैसे क्वांटिफाई करोगे। ऑब्वियसली यहाँ तो ये चीज हम पूछते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐसा ट्रेंड नहीं है अमंग कैंडिडेट्स, तो सॉरी अमंग पेशेंट्स, तो बट ये आपने एक आदत वो करनी होगी कि अगर आपके पास उन्होंने सिनेरियो दिया हो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का, तो उसमें हिस्ट्री में हो सकता है आपसे एक क्वेश्चन पूछें कि भाई अच्छा व्हाट अदर थिंग वुड यू लाइक टू नो इन द हिस्ट्री, तो यू शुड नो कि भाई आप यूनिट ऑफ अल्कोहल एंड पैक ऑफ सिगरेट्स का क्या ताल्लुक है विद स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, क्योंकि वहां ये चीजें क्वांटिफाई की जाती हैं। एग्जामिनेशंस में दे विल आस्क यू, एग्जामिनेशन में वो इन डेप्थ जाते हैं आपके साथ कि मसलन मेरे केस था गॉर्नन सिंड्रोम का, तो उसमें दे आस्क्ड मी अच्छा इंट्राओरल एक्सट्राओरल क्या फाइंडिंग्स होंगी, कैसे एग्जामिन करोगे, हाउ विल यू नो कि हेड सर्कमफ्रेंस जो है वो ज्यादा है, ये बेसल सेल कार्सिनोमा उसको कहाँ देखोगे, नेवाया को कहाँ देखोगे, थिंग्स लाइक दैट। तो एग्जामिनेशंस की जो है वो आपको डिटेल में आनी चाहिए। इसके अलावा एक्सरे इंटरप्रिटेशंस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ओपीजी को कैसे इंटरप्रेट करना है, ओएम व्यूज जो हैं आपके ऑक्सीपिटोमेंटल व्यूज, पीए व्यू अगर है, सीटी स्कैन है, लैटरल सेफ है, उसको कैसे इंटरप्रेट करना है। एमआरआई जितना मैंने सुना है फ्रॉम प्रीवियस कैंडिडेट्स, एमआरआई नहीं पूछा जाता, सीटी तक बात चली जाएगी, एमआरआई कभी नहीं आएगा। एंड इसी तरह में भी हो सकता है इस तरह कोई लैब इन्वेस्टिगेशन दी हो, सीबीसी दिया होगा आपको कि भाई ये कंप्लीट ब्लड काउंट है, इसमें आपको क्या चीज डिरेंज्ड या वो मिल रही है, तो ये भी उसमें वो हो सकता है कि आपसे पूछ लें।
अच्छा, obviously since this is एग्जाम है जो यहाँ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, we will have to go outside to get it. तो what are the costs involved? तो just the examination fee जो है that is £1,500. तो आजकल की आई थिंक कन्वर्जन में समथिंग अबाउट 3 लाख रुपीस तक बनता है. सो दैट इज जस्ट द एग्जाम फी. तो एग्जाम लाइक ऐसा होता है दुबई, कायरो, इंडिया में. तो जहां आप एग्जाम दोगे तो एडिशनल कॉस्ट्स जो हैं वो उसके साथ आपको खुद कंसिडर करनी होगी. दुबई इज ऑब्वियसली अ मोर एक्सपेंसिव सिटी टू गिव द एग्जाम. होटल चार्जेस जो आपके हैं, खाना पीना वगैरह, ट्रांसपोर्ट, तो वो निस्बतन ज्यादा एक्सपेंसिव है. तो कायरो इज उसके रिगार्ड्स में थोड़ा लेस एक्सपेंसिव है. तो एंड इंडिया तो खैर चलें आउट ऑफ द क्वेश्चन है फॉर वीजा रिलेटेड इश्यूज की वजह से. तो मैंने जो कायरो में एग्जाम दिया था तो आई थिंक मेरा तकरीबन खर्चा आया था अराउंड अबाउट 7 lakhs 8 lakhs तक तकरीबन आया था. तो दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ मिनिमम तो नहीं, मैं कहूँगा चले मैक्सिमम, क्योंकि आई चोज अ होटल व्हिच वाज वेरी नियर टू द एग्जाम सेंटर बिकॉज आई डिडंट वांट टू गेट स्टक इन ट्रैफिक, कि भाई ट्रैफिक की वजह से मैं फंस जाऊं कहीं. तो ऑब्वियसली दैट वाज इन अ पॉश एरिया, तो यू हैव टू पे मोर फॉर द बेटर होटल्स वगैरह. एंड ऑब्वियसली बंदा इजिप्ट गया है तो साइट सीइंग वगैरह तो करनी है. तो इन दैट रिगार्ड्स यू हैव it is a sizable investment in that regard. तो and ये point अभी मैं आपको explain कर ही चुका हूँ. तो रिजल्ट जो है आपका आता है 3 weeks after the completion of your exam. I think मेरा एग्जाम जो है that finished on 22nd May and on 6th June रिजल्ट निकल गया था. तो they'll email you, ये नहीं कि आपको वेबसाइट में बस बैठना होगा, वो आपको ईमेल कर देंगे एंड कि भाई ये वेबसाइट पे लिंक आई हुई है तो आप वहां जाके अपना वो चेक कर लें. तो you are allowed a maximum of 4 attempts to pass the exam and don't be alarmed, आपको 4 attempts की इंशाल्लाह जरूरत नहीं होगी. जितने लोगों का मैंने एटलीस्ट देखा है, जो मेरे कॉलीग्स थे, कुछ मुझसे जो पहले गए हुए थे, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ देम वर डन बाय द सेकंड अटेम्प्ट तक वो निकल जाते हैं. एंड इसमें भी मजे की बात ये थी कि आई एम श्योर शायद आप क्लिनिकल सिनारियोज को देख के परेशान हुए होंगे, लेकिन क्लिनिकल सिनारियोज में तक हर कोई पास हो गया था. इवन आई हैड कपल ऑफ कॉलीग्स विद मी जो जिन्होंने उनकी मुंह की जुबानी थी कि हमने इतनी अच्छी तैयारी नहीं की हुई, बट नन ऑफ देम फेल्ड इन द क्लिनिकल सिनारियोज. वो पेपर में फेल हुए थे. इस तरह मेरे एक और दोस्त था, उसकी भी यही कहानी थी. तो पेपर में यू हैव टू फोकस ऑन एमसीक्यू की प्रैक्टिस, इसमें बेस्ट आंसर कैसे वो देने, क्योंकि अगेन वही बात के आपको सारी जो ऑप्शंस दी होंगी दे विल बी, आपको सारी ठीक लगेंगी, बट इट इज कॉल्ड एन एसबीए फॉर अ रीजन, सिंगल बेस्ट आंसर. आपने बेस्ट आंसर सिलेक्ट करना होगा. तो इसमें अक्सर लोग जो हैं वो मार खा जाते हैं, बट आई हैवंट हर्ड ऑफ एनीबॉडी जिसको 2 अटेम्प्ट्स से ज्यादा लगे हों टू पास दिस एग्जाम. इन केस अल्लाह ना करे अगर आप फेल हो जाएं तो यू कैन रिक्वेस्ट एडिशनल ट्रेनिंग के बारे में आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं रॉयल कॉलेज वालों से. एंड वो इवन आपको वो दे भी देंगे रिटन फॉर्म में या ईमेल फॉर्म में, बट यू हैव टू रिक्वेस्ट दैट विद इन 28 days ऑफ द रिजल्ट कमिंग आउट. तो वो आपको फीडबैक दे देंगे, भैया आपका ये क्वेश्चन अच्छा हुआ था, इस क्वेश्चन में आपने ये नहीं बताया, ये क्वेश्चन आपका बहुत बुरा हुआ था, ये आपका बहुत एक्सीलेंट था. तो इतनी डिटेल्ड फीडबैक आपको मिलती है, यू कैन गेट इट गॉड फॉरबिड इफ यू फेल. तो एंड पर्सनली आई फाउंड दिस टू बी अ वेरी गुड स्टेप बिकॉज हमारे जितने कॉलीग्स हैं, सीनियर्स जूनियर्स जो थे, जो एफसीपीएस या उसमें अटक गए थे, एंड मेजॉरिटी उनको ये पता नहीं लगता था कि भाई हम किस वजह से फेल हुए हैं. तो आई होप कि वन डे ये हमारे एग्जाम सिस्टम में भी ये चीज इंट्रोड्यूस हो जाए, फीडबैक का सिस्टम. तो ये दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट द रिजल्ट. अच्छा, एक्सक्यूज मी, कमिंग टू द बेनिफिट्स में क्या है? इट इज लाइक आई सेड, पीएमडीसी ने लेट 2018 तक इट इज लेवल 3. तो अगर आप एफसीपीएस या एमडीएस एग्जाम में फंस गए हो तो you can apply
for this exam and if you pass it तो ये आपको एक FCPS equivalent या MDS equivalent degree मिल जाती है. तो that is एक benefit इसका ये है. दूसरा ये कि it improves your marketability. Obviously आजकल आप मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल ही दे दूंगा. हमारे जितने व्हाट्सएप पे TMO ग्रुप्स हैं, आई थिंक देयर अबाउट 4 हैं that I know of, that I am a member of. तो हर एक ग्रुप में आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट फुल है, कोई 250 लोग हर एक ग्रुप में हैं. तो आप 4 से वो कर लो तो मतलब देयर ओवर probably 1,000 TMOs in Pakistan right now. तो अगर आप बहुत भी हमारे एग्जाम की पासिंग रेशियो बहुत ही कम कर ले, चले आप 20% पे भी लगा लें तो मतलब 200 सर्जन्स जो हैं वो मे बी इन अ कपल ऑफ इयर्स जो हैं वो प्रोड्यूस होने वाले हैं. तो हर एक के साथ के नाम के साथ FCPS लिखा होगा. तो हाउ विल यू डिफरेंशिएट योरसेल्फ कि मेरे पास भी FCPS है, यहाँ किसी और के पास भी FCPS है, हम दोनों में से बेहतर कौन है. तो इन दैट रिगार्ड्स ये आपकी मार्केटेबिलिटी वो करता है, इम्प्रूव करता है. एंड वो दैट इज अ गुड. वो इसके अलावा अगर आप इफ यू एमिंग फॉर द मिडिल ईस्ट, तो मिडिल ईस्ट में ये है कि अलबत्ता FCPS आपका रिकग्नाइज्ड है, बट इफ यू हैव समथिंग फ्रॉम द US और द UK तो वो आपको जॉब प्रोस्पेक्ट्स भी आपके अच्छे हो जाते हैं, आपका पे पैकेज भी अच्छा हो जाता है. इसकी एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको इस तरह दे देता हूँ कि मेरे एक टीचर थे, जनरल सर्जरी के थे, ही हैड डन FCPS. तो he was going to Saudi. उन दिनों में he was I think being given a package of 30,000 Saudi riyal. तो कुछ दिनों के बाद I think he was going to UK for some course. They wanted MRCS कि भाई MRCS भी पास करो. He passed it. तो कोर्स करने के बाद he applied to Saudi again. So now the pay package jumped by another 10,000 riyals. So then they were offering him 40,000 Saudi riyals. And that is just for a simple MRCS, not even FRCS. तो आपकी UK qualification की जो है बड़ी अहमियत है Middle East में. And particularly if you are aiming for the UAE, दुबई के लिए, तो वहाँ FCPS के बेस पे आप स्पेशलिस्ट रजिस्टर होते हो, बट यू नॉट रजिस्टर्ड एज अ कंसल्टेंट. बट अगर आपने मॉम्स किया हो, इफ यू हैव एनीथिंग फ्रॉम द रॉयल कॉलेज, तो वो आपको कंसल्टेंट लेवल पे लेके चला जाता है. तो दिस इज एन एडिशनल बेनिफिट, स्पेशली इफ यू आर एमिंग फॉर दुबई. It is also an easier, cheaper, and faster alternative to FFD or CSI. Please don't mistake this as me taking a pot shot at FFD or CSI. It is an excellent exam. The problem just is कि पहले इस तरह होता था कि आप eligibility के लिए in order to give the FFD आपको FCPS पास करना होता था. तो अगर किसी ने FCPS पास कर लिया तो फिर बहुत कम लोग यूजुअली FFD या उसके लिए एम करते हैं. तो a lot of people were put off by FFD in that regard. तो एक मसला तो ये था. अभी इन्होंने क्या कर दिया कि अभी they don't want FCPS, लेकिन they want कि आपने MFDS किया हो या MFD पास किया हो. तो मतलब आप your route to getting a degree, to getting the FFD degree अब जरा लंबी हो गई है. तो आपने पहले even if you haven't passed FCPS, आपने पहले MFDS या MFD पास करना होगा, उसके बाद you can give FFD. तो रास्ता जरा लंबा हो गया. And in that regard, I would even say कि MOMS is easier than FFD for this reason कि FFD में आपका जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन का पेपर और वाइवा ऑस्की होता है. जनरल मेडिसिन का बाकायदा केस आपको वहाँ दिया जाता है, which you have to क्या कहते हैं एग्जाम आपने अटेंड वो करना होता है. You have to solve that case. तो in that regards, again a personal opinion कि क्योंकि हम जनरल मेडिसिन तो हमने प्रैक्टिस की नहीं होती, तो it's probably a bit difficult उस लिहाज में. तो I thought कि FFD is easier कि भाई बस एक written paper है बस, उसके बाद 3 दिन के एग्जाम है, I'll be done. FFD में you have a separate paper for general medicine and I think general surgery का भी शायद separate paper होता है, oral medicine and I think oral surgery का शायद combined paper होता है. तो वो जरा लंबा एग्जाम है and I feel it's a bit थोड़ा सा tougher exam है उस regards में. So these are the benefits of this exam.
अब मिसकंसेप्शंस क्या हैं या MOMS की क्या फ़वाइद नहीं है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट डज नॉट मेक यू लेवल 4. डू नॉट अज्यूम कि आपने FCPS कर लिया, उसके बाद अगर आपने कोई और क्वालिफिकेशन ले ली बेस्ड ऑन योर FCPS या MDS की ट्रेनिंग तो यू विल बिकम लेवल 4. दिस इज नॉट अ लेवल 4, इट इज अ लेवल 3. इसलिए मैंने आपको वो PMDC का लेटर भी दिखाया हुआ था. सेकेंडली, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि इसकी वजह से आपको जॉब इंटरव्यूज में कोई एडिशनल मार्क्स मिलेंगे तो दैट इज अ मिसकंसेप्शन. मैं आपको अपनी ही एग्जांपल दे दूं. एक असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट आई भी थी तो आई अप्लाइड फॉर इट एंड एन FFD पर्सन अप्लाइड फॉर इट एज वेल. तो आफ्टर द स्क्रूटनी वाज डन तो स्क्रूटनी के मार्क्स हमें पता लगे तो मैंने FCPS किया हुआ था उन दिनों में सिर्फ, तो आई गॉट 15 मार्क्स आउट ऑफ 15 एंड FFD वाले बंदे को भी 15 मार्क्स ही मिले हुए थे. तो ये नहीं था कि भाई वो रॉयल कॉलेज से पढ़ के आया हुआ है या उसके पास रॉयल कॉलेज की डिग्री है तो उसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, तो आपको एडिशनल मार्क्स नहीं मिलेंगे. हाँ, अलबत्ता ये बात है कि इफ यू हैव टू पीपल, मसलन मैं हूँ, कोई और बंदा है, मैंने सिर्फ FCPS किया हुआ है, दूसरे बंदे ने FCPS भी किया हुआ है, MOMS भी किया हुआ है, तो उसके बेस पे शायद उस बंदे को प्रेफरेंस मिले. लेकिन दिस इज अगेन नॉट अ क्वांटिफाइबल, वो नहीं है, प्रेफरेंस नहीं है कि भाई मार्क्स एडिशन मिल गए या कुछ मिल गए. तो सिर्फ मे बी वो इंटरव्यू पैनल के माइंड में शायद आप जरा ज्यादा अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सको कि भैया ये तो रॉयल कॉलेज से भी सर्टिफाई होके आया हुआ है. ठीक है. अच्छा, again, this qualification does not register you as an OMFS specialist in the UK, USA, or Canada. Like I said in the earlier slides, this is primarily aimed at international candidates who are not medically qualified maxillofacial surgeons. In all three of these countries, you need to have a medical degree as well. तब आप maxillofacial surgery की training कर सकते हो या वो specialization वो कर सकते हो. तो प्लीज डू नॉट कंसिडर दिस MOMS मैं पास कर लूंगा मैं यूके में एज अ सर्जन प्रैक्टिस, प्लीज इस तरह कुछ नहीं है. ठीक है ना. दैट्स व्हाई आई शोड यू द GDC एंड GDC की स्लाइड आपको स्टार्ट में ही बता दी थी मैंने. इट ऑल्सो डज नॉट लेट यू प्रैक्टिस इन दैट कंट्री बिकॉज ये लाइसेंसिंग एग्जाम नहीं है, एंड दिस इज ट्रू फॉर इवन FFD. आपने इवन अगर FFD पास भी किया हुआ है तो आप वहां प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो बिकॉज लाइसेंस से यहाँ आपको दो चीजों में फर्क करना है. ये एग्जाम जो है दिस इज अ स्पेशलिस्ट एग्जाम या स्पेशलाइजेशन का एग्जाम है. ठीक है. दैट मीन्स के इफ यू पास दिस एग्जाम तो यू कैन बी कंसिडर्ड के हम आपको जो स्पेशलिस्ट का रजिस्टर है उसमें हम आपका नाम डाल सकते हैं. ये उसके लिए होता है. ठीक है. जैसे आपका FCPS होता है तो देन यू आर नॉट रजिस्टर्ड एज अ general dental practitioner, then you are registered as a specialist. Similarly, मॉम्स के बेस पे डोंट अज्यूम कि आपने यूके का एग्जाम दे दिया तो मैं यूके में जाके मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ, क्योंकि लाइसेंसिंग एग्जाम जो है जैसे आपका पाकिस्तान में NEB है, नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है, यूके में आपका ORE है या LDS है, तो you still have to give those exams if you want to practice over there. ठीक है. इन ये it's not a shortcut around them. ठीक है ना. अच्छा, तो this if you still want more details, I tried my level best कि मैं आपको जितनी ज्यादा information दे सकूं with regards to applying for the exam, preparing for the exam मैं दे सकूं, but still if you require more information you can go on this link एंड उस पे आपको मॉम्स एग्जाम की जो हेडिंग मिलेंगी उस पर आप क्लिक करोगे तो अगर कोई एग्जाम डेट आ रही है तो वो उसी वक्त नीचे आपको बता देगा. अगर नहीं आई तो आपको कह देगा कि प्लीज विजिट द रेगुलेशंस. तो ये एग्जाम रेगुलेशंस वाली लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपके सामने खुलेंगी. सो यू कैन गो थ्रू देम in detail, and if you still have any queries you can feel free to ask. But most of what जो आपको चाहिए होगा, जो काम की चीजें थी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी about this exam. अच्छा जी, चलें. That's it. Thank you very much. And if you have any questions, तो I'll take those now. In fact, let's see ये chat box में देख भी लेते हैं.